सो जहाँ मैं एक्सट्रीमली नर्वस राइटर हूँ, मैं उतना ही रिलैक्स डायरेक्टर हूँ। अगर मैं नर्वस डायरेक्टर हुआ तो कभी फिल्म ही नहीं बन पाई। अब ओटीटी के ज़माने में सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। सो अब स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं? मैं स्क्रीन प्ले स्पेशलाइजेशन हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ। अच्छा, ऐसे बहुत है हमारे देश में जो हिंदी मूवीज़ के लिए हिंदी मूवीज के लिए सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश स्क्रीन में प्ले। स्क्रीन प्ले लिख लेते हैं, अच्छा, डायलॉग नहीं लिखते। ओके। हाँ, मैंने कहा ना अपना देश ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, अभी वो टटोलने के लिए मैं हर राह और हर गली में घुसता हूँ, गलत गलियों में भी घुसता हूँ, और वो गलत गलियों में घुसकर भी मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा। इट्स लाइक क्राइम मास्टर गोगो, अगर आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, वैसा वाला। बट वो सिचुएशन मैं अपने लिए फिर वो इतनी एंजाइटी वाली क्रिएट करता हूँ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि ये डेडलाइन आ जाती है और मैंने एक लफ्ज भी लिखा नहीं होता है कोरे कागज पे, तो वो एंजाइटी फिर और थोड़ी क्रिएटिविटी फ्यूल करती है। और फिर जब भी जिस सुबह देना होता है वो रात भर लिख करके सुबह 9 बजे तक लाल आंखें ले करके मैं प्रेजेंट करता हूँ कहानी। तो ये मेरा स्टाइल है, ये मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को। रानी मुखर्जी के साथ मूवी बनाई मर्दानी 2 के आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और कमाल की मूवी थी। लेकिन जब इतने बड़े स्टार के साथ मूवी बनाते हैं तो स्टार का डायरेक्शन पे कुछ इम्पैक्ट आता है। एब्सोल्युटली आता है, बिल्कुल आता है। तो रानी मुखर्जी तो सर बहुत अपने आप को प्रूव कर चुकी कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं। वानी कपूर इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बट उनका सिलेक्शन के पीछे क्या रीजंस रहे? इफ द लक इज नॉट मेट बाय प्रेपरेशन देन देयर इज नो यूज, वो लक पास करके चली जाएगी। बट इफ यू आर ओनली प्रेपरेशन एंड देयर इज नो लक, दैट इज आल्सो। तो कई दिन आप उठते हैं इस कॉन्फिडेंस से कि इससे बेहतर कहानी तो है ही नहीं दुनिया में, और कई रातें ऐसी होती है आपको लगता है कि बहुत ही बकवास है, मुझे अच्छा, फिल्म मेकिंग ही छोड़ देना चाहिए। सेम कहानी को लेकर सेम कहानी को दोनों तरह लेकर। के हाँ, व्यूज चलते तो रहेंगे। दोनों तरीके के एक्सट्रीम्स में इंसान अच्छा। यहाँ से यहाँ पुश होता रहता है पेंडुलम की तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक। और आज जिस प्रोफेशन की हम बात करेंगे वो है फिल्म मेकिंग, स्पेशली फिल्म डायरेक्शन। सो आज हम जिन गेस्ट के साथ हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर, गोपी पुत्रन सर। इट्स एन ऑनर हैविंग यू हियर सर. In fact, it's our thanks to you for having us over at your place. It's a lovely place to be. आई एम वेरी एक्साइटेड टू। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से गोपी सर की जर्नी रही है एज अ राइटर टू अ डायरेक्टर, और किस तरह से इन्होंने कमाल की फिल्म मर्दानी 2 बनाई, और उसके बाद अभी मंडाला मर्डर्स जो एक सीरीज़ है विच इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही कमाल की कहानी, और उसका डायरेक्शन रहा है सर का। सो अब सर से हम जानेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन में, फिल्म डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और फॉर दैट मैटर कुछ बात राइटिंग की भी डेफिनेटली करेंगे कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। सो विल स्टार्ट विद यू सर कि आपकी ये जर्नी, स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं फिल्म राइटिंग से बिकॉज दैट इज़ हाउ यू स्टार्टेड। तो ये पहले से आपके दिमाग में था कि मुझे राइटर बनना है, या ये बाद में कॉन्शियस डिसीजन था? मैं इसके लिए मानूंगा एक जो घर का जो माहौल था उसमें मेरे पिताजी वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, बट शौकिया तौर पर एक्टिंग किया करते थे काफ़ी। तो वो हिंदी नाटक हो, मराठी नाटक हो, और चूंकि उनकी भी पैदाइश बम्बई की थी, तो कॉलेज और उसके बाद जब भी नौकरी कर रहे थे तभी भी बॉम्बे में हमेशा से नाटक का बहुत ही कल्चर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है। और उनके दौर में 70s में काफ़ी एक्सपेरिमेंटल प्लेज, काफ़ी अलग अलग तरीके के प्लेज हुआ करते थे, तो वो उनमें पार्टिसिपेट करते थे। तो घर में किताबें, नाटक और इसका एक जो बातचीत जो थी काफ़ी थी। पर क्या हुआ कि वो 12 साल का जब मैं था तब उनका देहांत हो गया। पर बाय दैट टाइम घर में एक तरीके का जो माहौल था पढ़ने का, किताबों का, जो जिसमें
मेरा पहले से रुझान होना शुरू हो गया था, 7-8 साल का ही था। तो मैं किताबें भी ऐसे पढ़ता था जो 7-8 साल वाला बच्चा शायद ना पढ़ता हो उस वक्त। तो फिर वो अंग्रेज़ी में चार्ल्स डिकन्स की हो गई, मार्क ट्वेन की हो गई, सो एट द एज ऑफ अराउंड 7-8, और मराठी और हिंदी किताबें ऑल्सो। तो उसमें हुआ क्या कि पढ़ने के लिए जो एक तरीके का जो रुझान चाहिए, जो एक तरीके का इंक्लिनेशन चाहिए, बहुत नेचुरली और इजीली आ गया था। तो बाय द टाइम आई वेंट टू कॉलेज, आई वाज एन एविड रीडर of plays नॉन as well ओके as usually what happens कि आप नाटक ज़िंदगी में बहुत जल्दी पढ़ते नहीं हो, पर जो एक्सपोजर था जिस वजह से जब कॉलेज में जब ही आया, कॉलेज भी था मेरा आर्य पोदार कॉलेज, जो मुंबई मेरे में। से मुंबई में ही, और मेरे से पहले और मेरे दौर में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जाना जाता था। फिर वो एक तरीके से स्पोर्ट्स हो या फिर नाटक हो या डांस हो, जैसे रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर वगैरह स्पोर्ट्स में हमारे कॉलेज में थे। एक्टिंग और राइटर्स भी काफ़ी हमारे कॉलेज से निकले थे। तो हम इस माहौल में इन अ वे में पड़ा बला हूँ। तो या तो ये कह लीजिए कि थोड़ा सा रुझान भी था, मैं अट्रैक्ट भी होता चला गया इस तरीके के वर्ल्ड की तरफ। और तो चूंकि कॉलेज में हम लोग बहुत सारे नाटक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर बम्बई सिटी स्तर पर हो, तो एग्जिस्टिंग नाटकों का मंचन किया करते थे। बड़े बड़े जो नाटककार थे उनकी एकांकिका जिसे कहते हैं, एक अंक वाले नाटक जो आधे घंटे पौने घंटे के हो वैसे। और कभी कभी कॉम्पिटिशन्स का ये भी रूल होता था कि आप नए नाटक ले आइए, ताकि नए नाटककारों को, नए लेखकों को मौका मिले, नई वॉइस को एक मंच मिले। तो ऐसे में हम जो हमारा एक थिएटर ग्रुप जो बन गया था कॉलेज में, वो हमेशा से ढूंढता था कि नए नाटक कहाँ से लाए। तो जो मजबूरी जिसे कहते हैं ना कभी कभी, द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो वहाँ से मैंने एक लिखना शुरू किया था। स्टार्टेड विथ 5 मिनट मोनो एक्टिंग पीसेस, 10 मिनट मोनो एक्टिंग पीसेस, टू इवेंचुअली राइटिंग 1 एक्ट प्लेस। तो पहले मराठी में फिर हिंदी में, दोनों भाषाओं में लिखना शुरू किया था। और इस तरीके से मेरा एक राइटिंग का एक जर्नी जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई, जो कॉलेज लेवल में प्लेस करते हुए। और जब भी प्लेस किए तो कुछ प्लेस को थोड़ा रिकग्निशन मिला, अवार्ड मिला, उसी स्तर उसी लेवल पे, जी, बट उससे इनकरेजमेंट मिली। आई एम श्योर। सो ये डायरेक्शन का भी कोई उस एज उस में, दौरान उस डायरेक्ट भी दौरान किया करता था प्लेस अच्छा को। अच्छा, तो वो एक्सपीरियंस हाँ भी हाँ। वहाँ से द मतलब एक ग्रेट बात पार्ट इज सर स्टार्ट कि हुई। उस वक्त मैं एक्ट भी किया करता था प्लेस में। आई अच्छा, वॉज एक्टिंग ऑल्सो, आई वॉज राइटिंग ओके, ऑल्सो, एंड आई वॉज डायरेक्टिंग ऑल्सो। वाओ। सो वन बिकॉज मैन तभी आर्मी की तरह। नॉट मोर देन वन मैन आर्मी, ऑल ऑफ अस वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट। अच्छा, ऐसा ओके। नहीं कि हाँ हाँ, मतलब इन अ वे इट वाज वेरी डेमोक्रेटिक, एंड नीदर वर वी बीइंग जज्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि वो आए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या एक्सीलेंट कर रहा हूँ। बस अभी इसमें ये रोल के लिए तू सही होगा, तू आ जा। ये रोल के लिए भाई इस नाटक में तेरे लिए कोई रोल नहीं है, तू बैक स्टेज कर ले या फिर तू लिख ले। इस तरीके का हमारा जो एक रोटेशन होता था। तो इन अ वे कहिए वो मतलब फिल्म स्कूल या प्ले स्कूल ही हो गया। बट उस दौरान भी ये नहीं सोचा था बहुत सीरियसली कि मैं इसे प्रोफेशनली करूँगा, शौकिया तौर पे कर रहा था। इनफैक्ट चूँकि हमारा जो कॉलेज था वो जाना भी जाता था ये सारी चीज़ों के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल राइटर्स और डायरेक्टर्स की हेल्प भी हम लोग लेते थे काफ़ी। तो मुंबई मराठी थिएटर में चेतन दातार, ये बहुत उस वक्त का काफ़ी नामी नाटककार थे, वो अब नहीं रहे बट उस दौरान थे वो। तो वो एक दो नाटकों में हमारा मंचन करने में हमारी मदद करने आए थे। तो उनका एक प्रोफेशनल नाटक चल रहा था, तो उसमें मैंने एक बतौर एक्टर काम भी किया था। तो मैंने उनके साथ रहकर काफ़ी सीखा कि एट अ प्रोफेशनल लेवल क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और नॉट जस्ट द टेक्निक पार्ट ऑफ इट, बट ये दुनिया कैसी है। थोड़ा सा मुझे एक टेस्ट मिला। बट फिर उसके बाद मैंने राह बदल ली,
थोड़ा पढ़ाई की तरफ मैं गया, क्योंकि नौकरी चाहिए थी, ये चाहिए थी, तो मैं फिर मैंने MBA ख़त्म किया मार्केटिंग में, और मैंने एक एड एजेंसी में बिज़नेस साइड में, क्लाइंट सर्विसिंग साइड जिसे कहते हैं, नौकरी ले ली थी। बट नाटक का कीड़ा जिसे कहते हैं, एक बार जो आपको पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तो नौकरी के साथ साथ मैं नाटक लिखता भी था, उसके मंचन भी करता था। तो एक दिन मैंने अपने एड एजेंसी के कलीग्स को बुला लिया था मेरे नाटक देखने के लिए। तो लियो बर्नेट एड एजेंसी थी, बड़ी नामी बड़ी एजेंसी है। तो उसके जो उस वक्त के ECD जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर, जो बॉम्बे के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, एग्नेल डायस, उनकी टीम के कुछ मेंबर्स आए थे देखने के लिए, और उनको बहुत पसंद आया था नाटक, मेरा लेखन बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने जाके आगे से कह दिया कि ये बिज़नेस साइड में है, ये वहाँ क्या कर रहा है, इसे तो क्रिएटिव में लेना चाहिए, इसे तो कॉपीराइटर बतौर लेना चाहिए। तो ये बात उस वक्त के जो MD थे लियो बर्नेट के, अरविंद शर्मा जी, उनसे भी कही गई थी। तो उन्होंने खुद पर्सनली इंटरेस्ट ले करके मुझे बतौर कॉपीराइटर फिर ले लिया, और वहाँ से फिर प्रोफेशनली फिर मैंने इन अ वे राइटिंग शुरू की। बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई आपकी और कब हुई? कुछ साल जब ये एडवर्टाइजिंग में गुजरे, एड कैंपेन्स कर रहे थे, फिर वो TV एड्स थे, प्रिंट एड्स थे, हमारे जो एड्स बनते थे, एटलीस्ट अब भी बनते हैं, उस वक्त बड़े बड़े डायरेक्टरों का आके एड फिल्म डायरेक्ट करके जाना काफ़ी नॉर्म था। तो 2007 की बात है, टाटा इंडिकॉम ब्रांड के लिए हम एड कैंपेन बना रहे थे। तो उस वक्त हमने सोचा कि ये जिस तरीके मैंने लिखी थी वो एड, तो वो एड के लिए हमें लगा था कि अनुराग कश्यप वुड बी अ गुड डायरेक्टर फॉर दिस। तो हमने तभी अनुराग को अप्रोच किया था, और वो प्रोफेशनली हमारी जो दोस्ती शुरू हो गई उस वक्त। तो तभी मैंने उनसे मतलब अच्छी हमारी बातचीत होनी शुरू हो गई फॉर द एड फिल्म, एंड वी मेट प्रोफेशनली a few times. तभी I had shared a few of my scripts with him, short film scripts, which he liked. And by that time मेरे जहन में ये बहुत strongly clear हुआ था कि मुझे अभी प्रोफेशनली स्क्रीन प्ले राइटर बनना है। और बाय दैट टाइम ये जो कुछ साल जो एडवर्टाइजिंग में गुजरे, उस वक्त मेरा मन भी मैंने पक्का बना लिया था कि मुझे राइटर और डायरेक्टर बनना है, क्योंकि मैं जिस तरीके से लिखता था वो ऑलमोस्ट शूटिंग स्क्रिप्ट जैसा होता था। उसका अच्छा। डिटेल मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, राइट, बट राइट। स्क्रीन प्ले राइटिंग एक चीज़ होती है, हाँ। इवेंचुअली शूटिंग स्क्रिप्ट लिखना एक चीज़ होती है, वो आप शॉट बाय अच्छा। शॉट लिखते हो, ओके। यहाँ से हम शॉट लेंगे, वो बहुत स्क्रीन प्ले राइटर डिटेलिंग का आती काम नहीं होगी होता वो। उसमें। हाँ। स्क्रीन प्ले राइटर कहानी और फिर वो बीट लिखता है कहानी का, बट मेरा स्टाइल ही ऐसे बना था, मैं शॉट बाय शॉट लिखता था। तो जिस वजह से मुझे पता था मैं जो बनूंगा तो एक दिन राइटर डायरेक्टर साथ बनूंगा, बट शुरुआत पहले राइटिंग से करी, क्योंकि मैं प्रोफेशनली राइटर था, प्रोफेशनली डायरेक्टर नहीं था उस वक्त, और ना ही मुझे AD बनने में कोई इंटरेस्ट था। तो खैर अनुराग वो पर्टिकुलर एड फिल्म डायरेक्ट ना कर पाया, बट हमारी उस वक्त अच्छी एक मेल मिलाप होने लगा था। तो उस वक्त उसने नवदीप सिंह साहब जो हैं उनसे मुलाकात कराई मेरी। नवदीप सिंह ने तभी फ्रेशली मनोरमा 6 फीट अंडर नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी, और उसकी अगली फिल्म के लिए उनको डायलॉग राइटर चाहिए था। तो मैंने वहाँ से शुरू कर दिया काम वैसे। सो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे सर द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। सो सबसे पहले तो ये डिफरेंस ही मैं समझना चाहूँगा कि अभी आपने कहा डायलॉग राइटिंग पे आपने काम शुरू किया, एक हम बोलते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग, फिर डायलॉग राइटिंग, और एक स्टोरी राइटिंग। सो ये अलग अलग चीज़ें हैं। भारत में है, हॉलीवुड में देखा जाए या एशियन सिनेमा में भी इधर उधर देखा जाए तो इतना नहीं मानते, सिर्फ स्क्रीन प्ले करके उसे माना जाता है, एक ही कैटेगरी में डाला जाता है। बट चूंकि इंडिया यूनिक है अपने एक भले वो नाटक में भी एक यूनिक अपना एक फ्लेवर ले आता है, अपनी एक टेक्निकलिटीज़ ले आता है, वैसे ही फिल्मों में भी
अपने इधर स्पेशलाइजेशंस भी अलग अलग तरीके के हो गए हैं। स्टोरी राइटर एक अलग स्पेशलाइजेशन है, स्क्रीन प्ले राइटर एक अलग स्पेशलाइजेशन है, और डायलॉग राइटर हमारे यहाँ एक अलग स्पेशलाइजेशन है। कुछ लोग तीनों कर लेते हैं, कुछ लोग 2 कर लेते हैं उसमें से, और कुछ लोग सिर्फ 1 कर लेते हैं। सो ब्रीफली इन तीनों का डिफरेंस बता पाएंगे सर? जी, अब जैसे हमने एक अखबार में, और आज तो चलो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे एक हेडलाइन पढ़ ली, वो आर्टिकल पढ़ लिया, वो आर्टिकल का कॉन्फ्लिक्ट या सिचुएशन हमें पसंद आ गई। हम ले पर्सन हैं, हमने कभी स्क्रीन प्ले कभी पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, पर हमको वो एक मोमेंट या वो जो भी हमने आर्टिकल पढ़ा उसमें लगा कि यहाँ पे एक फिल्म बन सकती है, तो हमने एक बतौर एक 6-8 पन्ने की पहले कहानी लिख ली कि शुरुआत इस बात की ऐसे होती है, ये इसके किरदार हैं, इनके साथ ये घटना घटती है, और ये घटना घटने के बाद उनके साथ ये होता है। ये एक प्रॉपर कहानी के तौर पर जब आपने एक 7-8 पन्ने 12 पन्ने वैसे लिख लिया तो उसे सिर्फ कहानी कहते हैं। बट आपको ये कहानी एक नॉर्मल शॉर्ट स्टोरी से कैसे अलग होती है, तो ये ऐसे अलग होती है कि इसमें विजुअल मीडियम का पूरा फ़ायदा उठाने के मौके होते हैं। तो जैसे मंटो की कहानी हो या फिर प्रेमचंद की कहानी हो, उसमें जो आंतरिक जो संवाद होता है वो ज़्यादा होता है। बट जब भी आप स्क्रीन प्ले के लिए जब कहानी लिखते हो तो आप सिचुएशंस बनाते हो जो विजुअली दिख सकें। किसी भी किरदार का आंतरिक संवाद होता है वो आपको विजुअली दिखता है, तो वो एक हल्का डिफरेंस होता है इन द स्टोरी लेवल ऑल्सो। अब यही कहानी आप एक स्क्रीन प्ले राइटर प्रोफेशनल के पास गए और कहा कि अभी इसको आप स्क्रीन प्ले में कीजिए, और अगर वो इंसान कहता है आपसे कि मैं स्क्रीन प्ले स्पेशलाइजेशन हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ। अच्छा, ऐसे बहुत है हमारे देश में, हिंदी मूवीज़ के लिए, हिंदी मूवीज़ के लिए English सिर्फ इंग्लिश screen में play। स्क्रीन प्ले लिख लेते हैं, अच्छा, डायलॉग नहीं लिखते। ओके। हाँ, मैंने कहा ना अपना देश ही इंटरेस्टिंग है, हाँ, ये तो बड़ा क्योंकि एक तो देश में interesting लग हमारी रहा भाषाएं इतनी हैं। है। जी, आप कोई भी और अन्य देश देख लीजिए, 1 या 2 भाषा ज़्यादा से ज़्यादा, इंग्लिश स्पीकिंग में तो सिर्फ इंग्लिश ही। तो हमारे यहाँ चूंकि भाषाएं इतनी हैं, आप तमिल इंडस्ट्री से कोई स्क्रीन प्ले राइटर ले आइए, अंग्रेज़ी चूंकि सब समझ में आता है सबको, अंग्रेज़ी में आपको स्क्रीन प्ले लिख के देगा। ओके। सो फिर स्क्रीन आप एक प्ले में डायलॉग्स नहीं होंगे? ज़रूरी नहीं है, अच्छा, लिख भी सकते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि बाहर का डेफिनेशन अलग है। बाहर में अगर आप वेस्ट में जाओ, अमेरिका में स्क्रीन प्ले मांगो तो आपको पूरा 120 पन्ने का रेडी टू शूट ड्राफ्ट देंगे। इंडिया में आपने किसी से सिर्फ स्क्रीन प्ले मांगा तो आपको शायद वो सिर्फ बीट्स वाला स्क्रीन प्ले भी दे सकता है। तो somebody who is not well versed with the dialogues that are needed, जैसे सत्या फिल्म ले ली, सत्या में बम्बई की भाषा का इतना गहरा इस्तेमाल है कि कोई नॉर्थ से हो तो वो, हालांकि अनुराग ने इसके डायलॉग्स लिखे हैं जो नॉर्थ से है, हाँ, तो शायद उसको वो उतना लहेजा समझ में ना आए, बट स्क्रीन प्ले किसी और ने लिखा था। तो इट्स द मिक्सचर ऑफ व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। सो जब भी वही कहानी एक स्क्रीन प्ले राइटर लेता है तो उसको फिर और ऐसे बीट्स में बनाता है कि जो विजुअली आपको समझ में आए कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सिचुएशन क्या हो रहा है, विजुअली आपके बीट्स बनाते जाए, और वही विजुअल बीट्स में अगर वो डायलॉग भी लिखेगा तो फिर वो स्क्रीन पे डायलॉग ड्राफ्ट हो जाएगा। तो अब आपके राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं सर, कि आपका जो राइटिंग का तरीका रहा वो क्या है, कि आप एक डिसिप्लिन राइटर हैं कि भाई मैं 3 घंटे बैठूंगा लिखूंगा, या इंस्पिरेशन ड्रिवन है कि कोई आइडिया आया तब मैं बैठ गया और लिख लिया, ऐसा नहीं है कि मुझे रोज़ इस टाइम बैठ के लिखना है? पर्सनली मेरा खुद का देखा जाए तो इतने सालों में जो मेरी स्टाइल बनी है, जो मैं समझता हूँ उस स्टाइल को, मैं बहुत ही एंग्शियस राइटर हूँ। मैं खुद को बहुत एंग्शियस बनाता हूँ, क्योंकि हर एक का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग जो होते हैं सुबह एक ही समय पे बैठते हैं, जो जैसे कि मेरी जो धर्मपत्नी ख्याति है, उसका वो स्टाइल है।
वो एक ही समय पर बैठती है, एक ही टाइम पे एंड करती है, उसके बीच में वो डिसिप्लिन होता है उसका लिखने का। मैं मेरे दिमाग में कहानियाँ पकाता हूँ, धीरे 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 धीरे, एक खीर को जैसे धीरे धीरे कढ़ाई में ऐसे करते रहते हैं, वैसे करते रहता हूँ। और वो उसको वहाँ चरम सीमा तक लेके आता हूँ कि जब मुझे पता है कि अब सब पक चुका है, अभी सिर्फ पेपर पे उतारना है। तो सो जो दिख रहा है वो मैं सिर्फ कॉपी करके लिख रहा हूँ। मैं डेस्क पे सोचने का काम नहीं करता फिर, क्योंकि मैंने अपने नोट्स ज़्यादा करके बना लिए होते हैं। बट वो सिचुएशन मैं अपने लिए फिर वो इतनी एंजाइटी वाली क्रिएट करता हूँ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि ये डेडलाइन आ जाती है और मैंने एक लफ्ज़ भी लिखा नहीं होता है कोरे कागज़ पे, तो वो एंजाइटी फिर और थोड़ी क्रिएटिविटी फ्यूल करती है। और फिर जब भी जिस सुबह देना होता है वो रात भर लिख करके सुबह 9 बजे तक लाल आंखें ले करके मैं प्रेजेंट करता हूँ कहानी। तो ये मेरा स्टाइल है, ये मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को, बट आपने हाँ, बट चूंकि बड़ा पूछा कि मेरा इंटरेस्टिंग, बड़ा स्टाइल, ये इंटरेस्टिंग तो मेरा स्टाइल है। स्टाइल ये है। और अब जो आपने बताया कि जो आपकी वो पकती है धीरे धीरे कहानी आपके दिमाग में, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? आप ज़्यादा रीडिंग से आपको लगता है या ऑब्जर्वेशन से? जो लोगों को, सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करने का एक गुण मैंने देखा है ख़ास तौर पे राइटर्स, डायरेक्टर्स में काफ़ी होता है, और आप तो दोनों हैं। तो रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन में क्या ज़्यादा आपको लगता है कि कहाँ से ज़्यादा मसाला मिलता है आपको? पर्सनली मुझे हर चीज़ से मसाला मिल जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी स्टाइल थोड़ी डिक्टेट करती है, तो मेरा स्टाइल ये है कि कोई मेरी मदद करो। वैसे एंजाइटी में होता हूँ ना मैं, तो फिर वो मदद फिर मैं हर जगह ढूंढने जाता हूँ। क्योंकि शुरुआत जो होता है वो एक किसी जर्म से होता है कि मुझे इस बारे में मुझे लिखना है, इस बारे में इस टॉपिक को टटोलना है। अभी वो टटोलने के लिए मैं हर राह और हर गली में घुसता हूँ, गलत गलियों में भी घुसता हूँ, और वो गलत गलियों में घुसकर भी मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगा। इट्स लाइक क्राइम मास्टर गोगो, अगर आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँगा, वैसा। तो फिर वो फिल्में हों, कविताएं हों, आर्टिकल हो, लोग हों। जैसे कि फोटोग्राफी एक पैशन है मेरा, अच्छा। और मैं वो पैशन के तौर पे ही देखता हूँ। मुझे उससे कोई पैसा अब के लिए तो नहीं कमाना, ओके। तो मैं अपना कैमरा लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, बैठा रहता हूँ। उससे क्या हो जाता है कि मन थोड़ा शांत हो जाता है, और कभी थेरेपी कभी का काम भी करता थेरेपी है। का काम कर लेता है। और कभी कभी कुछ ऐसा सूझ भी जाता है या कुछ ऐसा दिख भी जाता है, शख्स दिख लिया या कुछ ऐसी सिचुएशन दिख ली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर चलते राइट, उतर, राइट। जो आपकी फिर स्क्रिप्ट में मदद करता है। बहुत ही मज़ा आया म्यूज़िक सर। एक और अच्छा। बहुत ही अहम हिस्सा है मेरे राइटिंग का, कि एक पर्टिकुलर इमोशन मुझे टैप करना है, तो वो इमोशन को लेकर के फिर वो राग हो, फिर वो कोई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हो, या फिर कोई एक वेस्टर्न क्लासिकल एक पीस हो, वो मैं दिन में 100 बार सुनता हूँ, ताकि अपने जहन को उस वेवलेंथ पे ले आऊँ मैं, जिस इमोशन की गहराई में मैं डूबना चाहता हूँ, वैसे। बहुत ही बढ़िया सर। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, विच इज़ डायरेक्शन एंड विजन। अब सबसे पहला क्वेश्चन इस सेगमेंट में मैं यही करना चाहूँगा कि आप क्योंकि खुद राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो अगर खुद की लिखी हुई कहानी को ही डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं? उसकी चैलेंजेस मैं कहूँगा ये होता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से चली जाती है। तो कई दिन आप उठते हैं इस कॉन्फिडेंस से कि इससे बेहतर कहानी तो है ही नहीं दुनिया में जो मैं बना रहा हूँ, और कई रातें ऐसी होती है आपको लगता है कि बहुत ही बकवास है, मुझे अच्छा। फिल्म मेकिंग ही छोड़ देना चाहिए। सेम कहानी को लेकर सेम कहानी को दोनों लेकर। तरह के हाँ, व्यूज़ चलते तो रहेंगे। दोनों तरीके के एक्सट्रीम्स में इंसान अच्छा। यहाँ से यहाँ पुश होता रहता है पेंडुलम की तरह, क्योंकि और किससे पूछोगे, आप नहीं लिखी, आप ही डायरेक्ट कर रहे हो। हालांकि बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं, बट इवेंचुअली डायरेक्टर ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो डायरेक्टर का जो सुर होता है वही सुर इवेंचुअली फिल्म का बनता है, इसीलिए इसे डायरेक्टर्स मीडियम भी कहते हैं।
आप जब भी आप नॉवल लिखते हो तो आपने छाप दिया, बाहर आ गया, जो सुर चाहते हो वो ऑडियंस तक पहुंच गया। बट जब आप स्क्रीन प्ले राइटर होते हो तब आप एक दिग्दर्शक निर्देशक पे निर्भर होते हो कि ये सीन को मैंने तो इस तरीके से देखा है, बट अगर निर्देशक कोई और तरीके से देखना चाहे तो देख सकता है उसी सीन को। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। एडवांटेज भी यही होता है कि जो आपने देखा होता है उस प्योरिटी के साथ फिर आप वैसे के वैसे बाहर लाओगे। अब वो प्योरिटी लोगों को पसंद आए तो आपका काम हो गया, नहीं हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गलत कहाँ हुए, डायरेक्शन में गलत हुए, राइटिंग में गलत हुए। ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। अब डायरेक्शन के एक चैलेंज की बात करते हैं सर, कि डायरेक्शन जो है उसमें कई डिपार्टमेंट्स और कई इम्पोर्टेंट पिलर्स उनको कह सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कोर्स इज़ देयर, एडिटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, एक्टिंग हो गया। सो इन सब में सिनर्जी कैसे बना पाते हैं डायरेक्टर? स्किल सेट ही अलग होता है। सो जहाँ मैं एक्सट्रीमली नर्वस राइटर हूँ वहाँ मैं उतना ही रिलैक्स डायरेक्टर हूँ। अच्छा, अगर मैं नर्वस डायरेक्टर हुआ तो कभी फिल्म ही नहीं बन पाएगी। ओके। और ये स्किल सेट मैंने अपने आप में जान लिया था। मैंने सो रिलैक्स के साथ इसे कॉन्फिडेंट भी कह सकते कह सकते हैं। जब भी मैं एक डायरेक्टर के चेयर में बैठता हूँ या फिर वो सफ़र मेरा जब शुरू हो जाता है, सारी चीज़ें मैं बहुत ही मैकेनिकल और क्लिनिकल बन जाता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस पाने के लिए जो चीज़ें चाहिए फिर मैं उसको सीक आउट करता हूँ। फिर मैं वो राइटर से सीक आउट करूँ जो शायद मैं ही हूँ उसका, कि मुझे ये सीन में ना ये एंगल समझ में नहीं आ रहा है, वापस जाके रीराइट करो उसको, ये एक्टर को अभी नहीं बता सकते। तो ये जो क्लैरिटी होती है वो डायरेक्टर की क्लैरिटी होती है। और जो कामनेस होता है ना वो डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टर का कामनेस बाकी पूरी टीम लेता है। डायरेक्टर एंशियस, टीम एंशियस, वैसा होता है वो। तो आप बियॉन्ड द पॉइंट फेक नहीं कर सकते, पहले दिन सबको फेक करना होता है। बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, पहले दिन की जो एक नर्वसनेस होती है उसको दबा करके या फिर उसको डिस्गाइज करके एक फेक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है दुनिया को। पहले दिन तो होता ही है, बट वो दिखाना ज़रूरी होता है। So most of the times you would see the directors appear very calm and confident and in a certain way in command of the situation, because their energy translates to the energy of the rest of the crew. कि अभी सूरज डूब रहा है, आपका एक्टर तैयार नहीं है, आपने अगर वहाँ पे अपना नर्वसनेस को बाहर आने दिया तो सारे इतने नर्वस हो जाएंगे तो सूरज तो पक्का डूबेगा, शॉट भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो आपको कैसे मैनेज होगा सर? तभी आप पीपल स्किल्स आ जाते हैं। द मोर काम योर माइंड द मोर क्लियरली यू कैन सी। So then at that point in time to convince people to let this be, because that is more important, but that person has to take your word for it, because it is your word against their word, no? So दोनों equal level पे आए तो आपको क्या करें, फिर कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद यूज़ करके आपको लोगों को रिझाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। अब एक्टर की आपने बात की, जैसे आपने रानी मुखर्जी के साथ मूवी बनाई मर्दानी 2 के, आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और कमाल की मूवी थी। लेकिन जब इतने बड़े स्टार के साथ मूवी बनाते हैं तो स्टार का डायरेक्शन पे कुछ इम्पैक्ट आता है? एब्सोल्युटली आता है, बिल्कुल आता है। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि बतौर डायरेक्टर आपको अपने आप को ऑलमोस्ट सामने वाले की बेस्ट एनर्जी को पुल करना है ताकि बेस्ट इम्पैक्ट हो जाए। तो जब आपके पास कोई बहुत ही सीजन्ड एक्टर आता है तो आप अपने आप को थोड़ा बैक सीट में डाल के उसके एक्सपीरियंस को चैनलाइज करने के लिए एक पूरा मौका दो, पूरा रास्ता दो। तो जब रानी जैसी इतनी टैलेंटेड और सीजन्ड एक्टर जब भी आपके सेट पर हो तो बतौर डायरेक्टर मैं चाहूँगा कि उसका बेस्ट पॉसिबल वर्जन मैं स्क्रीन पे ला सकूं ताकि दुनिया देखे। तो उसके लिए मैं वो राह क्लियर करना चाहूँगा। फिर मैं अपनी तरफ से सिर्फ सीन किस तरीके से हो रहा है
वो किस तरीके से करना चाहती है वो भी जानना चाहूँगा, ताकि वी गेट द बेस्ट पॉसिबल वर्जन एंड आई गेट टू टैप द बेस्ट टैलेंट एंड it's like her experience is used, and that I used for various things. Like somebody who's a newcomer also can sometimes bring a different perspective, so that way I'm always listening to what they have to say. So that is my style of directing, that I listen to everybody and then I know कि this can be applicable and this can't be. So what can't be also I tell them कि idea अच्छी है but अभी use नहीं हो सकती, so on and so forth. ठीक है, अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं सर। जो स्टूडेंट्स फिल्म डायरेक्शन में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एक रोड मैप देंगे कि क्या उनको पहले इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई करके फिर इस फील्ड में आना चाहिए, या आपको लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है? मुझे लगता है कि हर फील्ड में एप्लीकेबल है, बट चूंकि ये आर्टिस्ट्री से इन्वॉल्व है ये फील्ड, इसमें खुद को जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि कोई स्टूडेंट सबसे पहले तो अपने आप का अध्ययन करे कि आप किस तरीके के इंसान, आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, और खुद से ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप प्रिटेंड करो, किसको, आप खुद को उल्लू बना के क्या फ़ायदा। आपने अपने स्ट्रेंथ्स लिखने हैं, आपने अपनी वीकनेसेस ऑनेस्टली ब्रूटली पेपर पे लिखने हैं, और फिर आपको शुरू करना है आपका एक डायरेक्शन। नाउ आई विल गिव यू फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डिस्कशन, सपोज आप वो हो जो इंटरनलाइज करते हो चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा, अगर आपको जैसे सेल्स पर्सन होते हैं कि आप किसी भी घर में घुस के किसी को भी किसी से भी बात कर सकते हो, उस तरीके के नहीं हो आप, तो आपको एक अलग डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो शायद परहैप्स देन गोइंग टू अ फिल्म स्कूल, अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, सो दैट इट ब्रिंग्स यू, मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, वो रास्ता अपनाना चाहिए। But somebody who is anyway outgoing, has no issues speaking to strangers, then I would encourage them to go and practically start working with someone. Ask for work. सो बॉलीवुड में जनरली ये मानते हैं, जैसे आप भी आउटसाइडर ही रहे, जब जी, आपने जी, एंट्री ली absolutely. आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था। सो आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल माना जाता है। आपको लगता है कि ये दिक्कत है, या अगर कोई डेडिकेशन के साथ अगर मुंबई ये सोच कर आए स्टूडेंट्स कि मुझे डायरेक्शन में जाना है, तो उन्हें मौके मिल जाएंगे? ये सेंटेंस को तो कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता इन अ वे, अगर, क्योंकि किस्मत भी तो है। अगर कोई ठान के आया कि मुझे डायरेक्टर बनना है और उसकी किस्मत ने भी साथ दिया तो वो पक्का बनेगा। बट उल्टा भी हो सकता है कि कितना भी ठान के आए उसके, क्योंकि किस्मत एक ये कितना भी आर्बिट्री आप इसे माने, कितना भी, इवन इफ यू आर अ नॉन बिलीवर हो, जो भी हो, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, how can you guarantee it by pure logic? It's that, right? Like for me, at that point in time I thought this is the correct ad film, that Anurag would be the correct director for it. But if the client would have said no, I don't think Anurag is the right director, let's go to this director, so then वो किस्सा ही Things would शुरू have नहीं होता changed. था। हाँ। तो I think there is, universe plays a role in backing you. But if I wouldn't have had those scripts with me, क्या फ़ायदा होता था मुझे अनुराग का मिलना। अनुराग ने ना केवल मेरी उस वक्त की एड फिल्म पढ़ी थी जो उसको अच्छी लगी थी, वो डायरेक्ट करने भी तैयार हो गया था। उसने खुद से कहा था तुमने और कुछ लिखा है क्या, तो मैंने लिखने के मेरे सैम्पल्स जो शॉर्ट फिल्म्स थे, जो फीचर फिल्म के जो मेरे ट्रीटमेंट के, उसको पढ़ने दिए थे। इफ़ द लक इज़ नॉट मेट बाय प्रेपरेशन, देन देर इज़ नो यूज़, वो लक पास करके चली जाएगी। But if you are only preparation and there is no luck, that is also wrong. So I would say that it is important for a beginner to understand what he or she is good at and try to figure out their own way in that, because there is no one hard and fast rule. But it is also extremely important to trust your own instincts. हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कीमत इंस्टिंक्ट की है। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है। बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट हर मकाम पे टेस्ट होता है। थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं सर? मैं एक कहानी लिखना शुरू कर रहा हूँ। कहानी में एक किरदार है जिसकी उम्र तकरीबन 20-25 साल की होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बट अगर मेरा इंस्टिंक्ट उस वक्त के लिए कह रहा है कि मैं इसको सिर्फ 35 बना दूँ, बिल्कुल तो ये होता है शायद कई सेल बार। हो जाए, आगे वो करेक्ट एक्टर मिल जाए मेरे को। अच्छा, वो इंस्टिंक्ट मुझे उस वक्त कहानी लिखते वक्त ही उस मुझे 35 का करा दी। छोटा डिसीजन लग रहा है आपको, बट ये छोटा डिसीजन मेरा इंस्टिंक्ट आगे जा कर के वो हेल्प करता है। जैसे ये मर्दानी 2 में लिखते वक्त मुझे लगा कि ये जो विलन होना चाहिए ना, ये यंग होना चाहिए। रानी मुखर्जी है सामने, रानी मुखर्जी के सामने एक यंग लड़का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा जो ऑडियंस ने इससे पहले कभी देखी नहीं। ये इंस्टिंक्ट है। इसलिए ताहिर राज भसीन मर्दानी 1 में, मैं तभी सिर्फ राइटर था, प्रदीप सरकार जी डायरेक्टर थे उसके, बट वो राइटर्स इंस्टिंक्ट थी कि एक नया कूल जो अपने आप को वॉल्ट कह के पुकारता हो, ऐसा एक विलन लिखा जाए। तो इंस्टिंक्ट था वो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। So even when you are not fully into the industry, I would urge any newcomer to start practicing to see how their instincts work. आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना अपने इंस्टिंक्ट पे, नहीं तो आप हमेशा डरे होंगे कि मेरा इंस्टिंक्ट सही है नहीं है। नहीं, बहुत पावरफुल एडवाइस दी है ये गोपी सर ने। सो जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसको ज़रूर अप्लाई करना शुरू कर दें लाइफ में। खुद पे पंट लेना है सबसे पहले, तो तभी आप लोग पे कोई लेगा ना पंट। So now we'll come to the next segment, which is society and filmmaking. So मर्दानी 2 पे आते हैं हम, जो आपने लिखी भी और डायरेक्ट भी की। बहुत ही पावरफुल फिल्म है और एक मैसेज भी है सोसाइटी के लिए। सो ये लिखते टाइम आपको पहले से ये था कि मुझे एक मैसेज देते हुए मूवी बनानी है, या ये ग्रेजुअली उसमें आ गया? नहीं, वो मूवी चूंकि मर्दानी 1 रियल लाइफ केस फाइल्स पे बेस्ड थी, मैसेज वॉज एनी वे इंटीग्रेटेड इन इट। तो ये जो नए विलन की जो बात कर रहा हूँ, वो इन अ वे मैं ढूंढता हुआ चला गया, क्योंकि ये केस फाइल्स में अलग अलग उम्र के थे। मैंने शार्पली सिर्फ उसको डिफाइन किया, बट अदरवाइज ये इस दुनिया की और एक सोशल कमेंट्री की फिल्म बनने वाली थी, ये पहले से तय था। एंड फिर वो सोशल कमेंट्री को कितनी ईमानदारी से लोगों के सामने लाया जाए, इसका प्रयास हमने पूरी तरह से किया। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव इशू भी हो जाता है सर, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ऐसे में डायरेक्टर की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है कि किस तरह से आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो सेंसिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये कॉन्शियसली आपको हर सीन में दिमाग में रहती हैं ये चीज़ें? बिल्कुल, आप जब भी लिख रहे हो तभी भी कॉन्शियस होते हो आप जब ब्लॉक कर रहे हो, सीन एडिट कर रहे हो, सारी चीज़ें कॉन्शियस का मतलब है नॉट कॉन्शियस इन अ नेगेटिव वे, यू आर जस्ट अवेयर ऑफ इट। कॉन्शियस शायद ये सही वर्ड लफ्ज़ ना हो, यू आर जस्ट अवेयर ऑफ हाउ यू आर जक्सटपोजिंग एलिमेंट्स सो दैट यू आर नरेटिंग द स्टोरी सेंसिटिवली। तो आपको क्या लगता है सर कि सोसाइटी सिनेमा को गाइड करती है, या सिनेमा से सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है? आइदर और तो है ही नहीं। इट्स अ वेरी पोटेंट मिक्स ऑल द टाइम। Society, Both ways चलता yes, रहता है। cinema, the way whatever is working is a deep reflection on the current society flavor or the trend or the times that we are living in, and the times that we are living in eventually find their way in the cinema that we are living. अब OTT के ज़माने में सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। सो अब स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं? मैं ऐसे कहूँगा कि हर दौर के अपने चैलेंजेस थे। इस दौर का ये चैलेंज है कि पहले कैसा था कि सब कम था,
उसमें आप अपना नाम कैसे बनाओ, क्योंकि कम लोग जो ऑलरेडी अपना काम अच्छे से जानते थे, अब हर कोई है आपका। बतौर राइटर डायरेक्टर कंपटीशन सिर्फ फिल्मों में नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स आपके कंपटीशन में आ गए हैं। जो कोई जो रील बना रहा है वो बंदा आपका कंपटीटर बन गया है। आप चाहते नहीं कि वो बने आपका कंपटीटर, बट मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि वो आपका कंपटीटर है। द lowering of people's attention span is directly impacting the way the scripts are getting greenlit today. हर कुछ मिनटों बाद कुछ तो ऐसा दो जो लोग जग जाएं या फिर देखने पे मजबूर हो जाएं, ये डिमांड हो गई है। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ आज बहुत हैं, बट उतने ही चैलेंजेस हैं। तो आपको शायद आपकी पहली अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पहले कैसा था, आपको पहली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। आज आपको पहली मिल जाए, दूसरी ना मिले, हाँ, तो ये या पहली दूसरी मिले, उसके बाद ऐसा हो कि मिले ही ना। वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन कि हाउ ट्रांजिशन हैज़ कम, कि अब आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलने के तो चांसेस ज़्यादा हो गए, चांसेस हैं, लेकिन अपना नाम बनाने के चांसेस बहुत में कम, थोड़ा टफ हो गया है। बहुत टफ। सो नाउ विल टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग। अब एआई आने के बाद से ख़ास तौर पे राइटिंग में भी अगर हम बात करें और डायरेक्शन में भी बात करें कि जिस तरह के विजुअल इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, जिस तरह से आजकल वो ग्रीन स्क्रीन का भी शायद यूज़ ज़्यादा हो गया है, सो ये किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं क्रिएटिविटी को? ये मैं कहूँगा कि थोड़ा तो लेज़ी बना रहे हैं एक आर्टिस्ट को। हालांकि अब तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या एआई डेवलप नहीं हुआ है जो स्क्रिप्ट बेहतरीन लिख के दे सके। स्क्रिप्ट लिख के देगा, बट बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख के नहीं देगा। क्योंकि मैंने भी पढ़ी हैं एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट्स, वो फ़िलहाल के तौर पे बहुत ही निम्न स्तर के हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी हैं। और जैसे कि मेरा कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, अब क्वांटिटी को ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्वालिटी को नहीं, तो शायद चल भी जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम मिलता जाएगा या आपको सेटिस्फाइंग काम मिलता जाएगा। सो ये जो समय है उसमें स्क्रीन प्ले और राइटिंग रिलेटेड एआई इज़ नॉट potent enough, but who knows a decade from today? AI is learning is at a very fast speed, so a decade from now, perhaps it will be able to write a very compelling script also. But as far as CGI is concerned, that world has developed quite a bit, so it has opened up new possibilities for you. But I still think that the over dependence on CGI is more than right now just purely using it to take it to taking your story to the next level. तो वो ओवर डिपेंडेंस की वजह से ऐसे हो गया कि कहीं ना कहीं जो पोटेंट स्टोरी टेलिंग का जो एक शार्पनेस हुआ करता था वो थोड़ा कम हो गया। इससे मुझे याद आ रहा है सर, अब आपकी जो सीरीज़ आई है मंडाला मर्डर्स, इसमें जो स्टोरी है वो आइडिया कैसे आया? मतलब क्या वो, क्योंकि बड़ा यूनिक आइडिया है, पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा इस तरह की स्टोरी, सो ये कैसे आपके दिमाग में आया था? मैं ये इसका आंसर देते वक्त मैं शायद मैं इसमें भी ऐड करूं कि जो नए लेखक या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं, मैं ये मानता हूं कि अपने सबकॉन्शियस में एक पूरी दुनिया है जिसका इस्तेमाल अगर आप थोड़ा भी करो तो आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पोटेंट बना सकते हो। सो मंडाला में बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं जो प्योरली मेरे ड्रीम्स से आए हैं। ओके, सो आई बतौर वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। या सो बतौर आर्टिस्ट समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एज आई सेड, कि आई टेक फ्रॉम ऑल सोर्सेस। राइट, तो नींद में भी ले लेते हैं? हाँ, कि नींद में जब सुबह उठकर जो इमेज रह जाता है उसको इमीडिएटली नोट डाउन करना, क्योंकि वो जो इमेज है ना वो सिर्फ आपका है, वो किसी और का नहीं है, उसको कोई और रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके डीप
सबकॉन्शियस से आया है। और इस तरीके की जो कहानियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉनर जो है, आप इसे फैंटेसी कह लीजिए, साइंस फिक्शन कह लीजिए, सुपर कह लीजिए, ये बहुत पोटेंट है। दैट स्पीक्स, यू कैन स्पीक अबाउट अ लॉट ऑफ थीम्स थ्रू दिस। क्योंकि ज़माना भी ऐसा है कि हर चीज़ पे लोगों को आजकल अम्ब्रेज लेना होता है। बट ये जॉनर एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स में से कहता हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ पे अपोजिशन लूँ, बट आप अपनी बात कह के जाओगे। और कोई भी लेखक, क्रिएटर, आर्टिस्ट हो, अपनी बात कहना उस मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दैट डिफरेंशिएट्स एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट हु हैज गॉट समथिंग टू से, समथिंग टू एक्सप्लोर। समथिंग टू से डजंट मीन लुकिंग डाउन ऑन समबडी कि तुम ज़्यादा जानते हो, देखो, नहीं। एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, जहाँ मैं भी नहीं जानता हूँ बट मुझे एक्सप्लोर करना है इस थीम को, वो आर्टिस्ट का काम होता है। और वो आर्टिस्ट, फिर वो यंग हो, ओल्ड हो, बिगिनर हो, प्रो हो, हमेशा उसी को तो एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज़ ना मुझे बहुत सताती है, तो चलो इसके बारे में कुछ एक्सप्लोर किया जाए। ये इमेजेस आते रहते हैं। ये आर्टिस्ट मैं कहूँगा एक साइकिक होता है, जो सोसाइटी को, जो अपने में इतनी तरह से, अपने ही काम में, अपने ज़िंदगी में इतनी मग्न है, बाहर देख नहीं पाती। आर्टिस्ट का काम होता है आईना दिखाना, या कभी कभी एक ऐसी चीज़ दिखाना जो एक नया एक दौर शुरू करे। सो दैट वे आई थिंक वी आर ऑल एज आर्टिस्ट गिफ्टेड, एंड वी शुड टैप दैट गिफ्ट। सर एक चीज़ और नोटिस की सर, आपने दो जो कमाल के काम अभी रिसेंट आपके देखे, मर्दानी 2 और मंडाला मर्डर्स, दोनों में फीमेल लीड कैरेक्टर आपने रखे हैं, तो ये भी एक कॉन्शियस चॉइस है आपकी, क्या इसका रीज़न है? मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद को साइको एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि चूँकि पिताजी के देहांत के बाद मुझे मेरी माता जी और जो मेरी बहन, उन्होंने पाला है। सो आई एम वेरी क्लोज टू द फीमेल पर्सपेक्टिव, and eventually the partners that I got, and the way I got influenced by their individuality is something very deeply embedded within me. So that's why these stories के मर्म तक जाना मुझे थोड़ा आसान लगता है। स्ट्रॉन्ग विमेन को दिखाना मुझे आसान लगता है, क्योंकि आसपास मैंने देखी हैं स्ट्रॉन्ग, जिया हूँ उनके साथ, जीता हूँ एज वी स्पीक। तो ये मैंने खुद को साइको एनालिसिस करके, मुझे लगता है ये रीज़न हो सकती है। बट अदरवाइज देयर इज़ नो कि मैं अभी लिखूँगा तो मैं अभी स्ट्रॉन्ग विमेन के बारे में लिखूँगा, ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ग्रेविटेट कर ले जाता हूँ इस तरह। तो रानी मुखर्जी तो सर बहुत अपने आप को प्रूव कर चुकी कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं। वानी कपूर इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बट उनका सिलेक्शन के पीछे क्या रीजंस रहे? ये जो किरदार रिया थॉमस का था, शायद मेरे दिमाग में कॉन्शियस भी हो कि वो शिवानी शिवाजी रॉय से थोड़ा अलग हो। जहाँ शिवानी शिवाजी रॉय बहुत ही फायर ब्रांड है, वो इन योर फेस है, वो आए तो ऐसे मतलब आग की तरह है, उतना ही रिया थॉमस पानी है। पहले झलक में वो थोड़ी सहमी लगे आपको, शायद अनश्योर लगे, बट द वाटर्स रन वेरी डीप। ये सारी वानी की पर्सनैलिटी है। चूँकि मैं उसको पहले भी मिला था सीरीज़ करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नोट डाउन की थी। तो जब भी किरदार लिखे हो गया और हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कास्ट किसको करें, और जब भी वानी का नाम आया मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ये कैरेक्टराइजेशन जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के थोड़ा पास है। वानी इज़ अ डीपली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, बट शाय, थोड़ा रेटिसेंट, उस तरीके की इंसान है। तो वो पर्सनैलिटी मैच जो मुझे जितना दिखा विद दिस कैरेक्टर, उस वजह से वो कास्टिंग आसान हो गई। ये कई बार दिमाग में ऐसा आता है सर आपका लिखते टाइम, कहानी लिखते टाइम, कि यार ये कहानी तो ये हीरो या ये हीरोइन जो है इन्हीं के लिए लिखी जा रही है, या ये बिल्कुल परफेक्टली मैच करेंगे, या लिखने के बाद
सोच शुरू होती है कि अब इस कैरेक्टर के लिए कौन एक्टर फिट होंगे? एट अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप आप इट्स कहते ना से आप बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगा सकते कि मैं इसी के साथ काम करना चाहूँगा या यही करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स में ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे आ सकते हैं कि आपका और उनका शायद काम उस मकाम पे करना पॉसिबल ना हो, तो थोड़ा ओपन ही रखते हैं। जैसे अभी इस सिचुएशन में वानी का वर्कआउट होना, ये मैं कहूँगा कि बहुत अमेजिंग हुआ। ये तो कोइंसिडेंटली अच्छा हुआ हमारे लिए, बट बहुत बार ऐसा होता है कि इट डजंट वर्क आउट दैट वे। सो दैट्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप इट ओपन। आप किरदार लिखो, ओपन रखो एंड सी व्हाट इवेंचुअली फॉल्स इनटू प्लेस। Okay, so now I would want you to give an advice to students who want to get into direction कि उनके अंदर उनको कौन सी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए या कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए या स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए अगर उन्हें फिल्म डायरेक्शन में आना है। राइट। सो जिस किसी को भी डायरेक्टर बनना हो, मैं कहूँगा कि पीपल स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के साथ एंगेज होना अलग अलग स्तर पे, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खुद को टटोल के कि मुझे लोगों से दूर ही रहना पसंद है, ऑब्जर्व करूँगा बट उनके साथ बहुत इंटरेक्ट नहीं करूँगा, तो मैं कहूँगा कि ये राइटर स्किल ज़्यादा होते हैं, where you're observing and then putting it down in your imagination and putting it in your story. But the director has to talk to people, convince people, sometimes cajole people, sometimes be a personality where people like being around. And I don't think there is an exception to this rule. Because eventually, when a director is making sure that 200 to 300 people on a set are working in tandem to his or her vision, then he has to use all available resources that are available to him. Like has to be a strict headmaster sometimes. Sometimes he has to be a very loving child कि अरे ये बच्चे जैसा है, इसको दे देते हैं इसको जो चाहिए। तो अलग अलग वेपन्स और कब कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना, वो एक निर्देशक को अच्छे से आना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, विजुअलाइजेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो आपको एक बात है कि हम दोनों की बातचीत, बट एक उसमें भी कुछ एक ऐसा रस लाए हो जस्ट बाय प्लेसिंग द कैमरा एट अ पर्टिकुलर वे, कि मैं यहाँ कैमरा लगाऊंगा तो एक अलग एंगल मिलेगा मेरे को वैसे। सो अब एक्टर की बात करना चाहूँगा सर लास्ट में कि जो स्टूडेंट्स मान लीजिए एक्टिंग में आना चाहते हैं, सिंस यू आर अ डायरेक्टर यू आर वेरी वेल प्लेस्ड टू टेल अस कि क्या ऐसी क्वालिटी आप एक्टर्स में देखते हैं कि कोई न्यू कमर अगर आपके पास आते हैं या कोई उनका पोर्टफोलियो आता है, क्या वो क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आप उनको मौका देंगे? एक क्वालिटी जिस पे बियॉन्ड पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा काबू होता नहीं है, वो होता है कि कैमरा आपको कितना पसंद करता है। अच्छा, बहुत ही अहम क्वालिटी होती है वो। कुछ फोटोजेनिक होना। इट्स नॉट जस्ट फोटोजेनिक, ओके, समटाइम्स इट्स अ स्ट्राइकिंग फेस अच्छा, which you can call it as photogenic, ओके, because usual perception of photogenic is somebody who is very good looking. अच्छा, ओके, नॉट दैट। No, it is important that once the camera is हाँ, on, हाँ, people can't take their eyes off you. It's a very striking quality. जैसे इरफान साहब जब भी कैमरा के सामने आते थे, वो शायद शांत ऐसे ही देख रहे हैं कहीं, बट आपको नज़र नहीं हटती थी उनसे। दैट इज़ व्हाट आई कॉल, वो ऊपर की देन होती है, वो ऊपर वाले की देन होती है। तो ये इसको तो पहली बात तो टटोलना। कभी कभी क्या होता है कि इन एक्सपीरियंस से वो थोड़ी छिपी रहती है, अंडर कॉन्फिडेंस से भी छिपी रहती है, कि आप जब भी अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ करने की कोशिश करते हो आप कैमरे के सामने, मैं ये भी करूँ वो भी करूँ ऐसे भी करूँ, पर नहीं, आपको अपने पे विश्वास रख के बस रहना है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस ही आते। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि जिस माध्यम में आप जा रहे हो उस माध्यम को अच्छे से समझना। अगर आप फिल्म एक्टिंग की बात कर रहे हो वो अलग होती है,
नाटक एक्टिंग अलग होती है। तो फिल्म एक्टिंग में कैमरे को लेकर के उसकी पहचान होना और उतनी ही एक्टिंग करना जितनी ज़रूरी है। कि अभी ये जो मेरे सामने 50 लेंस लगा हुआ है, 50 लेंस बहुत क्लोज भी नहीं है, बहुत वाइड भी नहीं है, जो बीच का है। तो मुझे पता है कि मैं अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ अभिनय करते वक्त। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को मैं थोड़ा इंटेंस कर सकता हूँ। बट वहीं पे अगर वहाँ पे 75 लगा होता या 85 लगा होता, मुझे पता है मैं इधर हूँ, हाथ तो नहीं दिखने वाले, पर यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा तो लोगों को लगे क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। तो इसकी जानकारी होना, लाइट कहाँ से आ रहा है, तो मैं कितना शैडो में हूँ वो समझना सिनेमाटोग्राफर के साथ। तो ये आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप आज की तारीख में सबके पास फ़ोन में खुद को देखना, जब आप अपना एक इतना साइज़ का लगा रहे हो तो आप हाथ इस्तेमाल कर रहे हो तो कितनी ओवर एक्टिंग लग रही, क्या लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें खुद ही अपने आप ट्रायल एंड एरर से इस पे एक प्रभुत्व लाना बिफोर यू गो टू ऑडिशन। क्योंकि ऑडिशन में फिर सब एक बार इम्प्रेशन बन गया ना किसी का, तो फिर वो आपको मतलब रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं एफटीआई या एनएफडीसी, ये एनएसडी, एनएसडी, ओके, ये क्या स्टूडेंट्स को जाना चाहिए पहले, वहाँ सीख कर आने से कुछ फ़ायदा होता है? होता ही है बतौर, ऑफकोर्स फ़ायदा होता है। जैसे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, उसकी टेक्निकलिटीज़ मालूम करना। ये तो मैंने एक छोटी बात कह दी कि कैमरा के लेंस के हिसाब से एक्टिंग करना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जिससे आप एक सीन को अप्रोच कैसे करोगे, किरदार को अप्रोच कैसे करना है, किस जॉनर में किस तरीके का सुर लगाना है एक्टिंग का, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हम मान लें कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के आ रहा है तो उसको एक एडिशनल पॉजिटिव उसके फेवर में जाती है चीज़। क्योंकि उसकी ऑडिशन बेहतर होगी ना, उसके चांसेस ऑफ ऑडिशन गिविंग बेटर आर मोर, क्योंकि उसको पता है वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है। क्योंकि वो पिछले 2-3 साल में जो भी उसने कहीं पे भी सीखा है उसका वो दिमाग में रख के करेगा, वर्सेस समबडी हु इज फुल्ली न्यू। पीपल डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, बिकॉज अभी इसको सिखाने के लिए मैं इसको अंदर लूँ तो मुझसे तो रिलेटेड होना चाहिए, टिपिकली पुट। नहीं तो फिर वो आगे 2 सेकंड देखते हैं, आगे 3 सेकंड आगे, अभी पॉज क्यों करेगा कोई? क्योंकि वहाँ पे कुछ तो वो ऐसा दे रहा है प्रोफेशनलिज्म वाला, जिसको आपको लग रहा है कि ये तो डायरेक्टर को दिखाऊंगा। मैं कास्टिंग डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टर को दिखाऊंगा कि कुछ तो ये लड़का या लड़की कुछ तो एक एक्स फैक्टर लाया है साथ में। कैमरा की जान है, वो किरदार को कितना सुर में पिच करना चाहिए उसकी जान है। कॉमेडी है तो कॉमेडी का सुर उसको समझ में आ रहा है कितना है। तो इट जस्ट इम्प्रूव्स योर चांसेस ऑन गेटिंग सिलेक्टेड मोर। नाउ सिमिलर क्वेश्चन कि अगर कोई आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहें, स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन में आना चाहते हैं, तो उनमें क्या क्वालिटी आप देखेंगे? असिस्टेंट डायरेक्टर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको डायरेक्टरल क्वालिटीज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो लगती हैं। भारत में इसका ज़्यादा करके ये देखा जाता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स बन जाते हैं डायरेक्टर इज़ बिकॉज वो क्रिएशन के करीब होते हैं, क्योंकि स्किल्स बहुत अलग लगते हैं। जो फर्स्ट एडी होता है उसको पूरा टाइम मैनेजमेंट करने आना होता है, पीपल स्किल्स लगते हैं उसमें, क्रिएटिव स्किल्स कुछ नहीं लगते उसमें। ज़ीरो क्रिएटिव स्किल्स आर नेसेसरी, लॉजिस्टिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल, पीपल स्किल्स आर नेसेसरी। सो एडी बनने के लिए जो स्किल्स हैं और डायरेक्टर बनने के लिए जो स्किल्स हैं वो अलग है। तो एडी बनना एक बहुत तरह से बेहतरीन AD हो स्टेपिंग सकता है। स्टोन नहीं हो सकता। वो होता है कब? क्योंकि वो क्रिएटर्स और क्रिएशन के पास होता है, इसलिए। तो मैंने किसी एडी को देख लिया, वो अपना काम अच्छा करता ही है, बट इसके साथ साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है इसमें, करेक्ट क्रिएटिविटी है, तो फिर वो मेरे नज़र में आए। बट उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि एडी अच्छा होने के लिए उसको क्रिएटिव साइड ही नहीं दिखानी होती, उसको
सिर्फ समझना होता है, उसको पीपल्स साइड देखनी है, उसको डायरेक्टर का टेम्परमेंट कैसा है, तो उसको ये शायद पसंद आ जाएगा, तो उसको इस तरीके से करता हूँ। बट प्रोड्यूसर ने भी ये कहा है कि इस वक्त तक ख़त्म करना है, तो फिर इन लोग को थोड़े स्ट्रिक्ट होना है, तो ये अलग स्किल सेट्स है। तो मैं कहूँगा कि आप क्रिएशन के पास आते हो कि आपको समझ में आता है कि फिल्म मेकिंग ऐसे ही होती है, बट एडी के स्किल सेट्स अलग होते हैं। तो ये राह तो है पक्का कि आप एडी बन के आप बन सकते हो डायरेक्टर, राइट। बट आपको डबल काम करना है वैसे। सो अब आते हैं सर एक रैपिड फायर राउंड पे। कोई ऐसी मूवी जो देख के आपको लगता है यार काश मैंने ये डायरेक्ट की होती, या जिसका डायरेक्शन आपको बड़ा कमाल का लगता है? मुझे हमेशा से स्टीवन स्पीलबर्ग की सारी फिल्में देखकर ऐसा लगता है कि काश मैंने ऐसे डायरेक्ट की होती, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में विस्मय, अपनी फिल्मों में डीप इमोशंस और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें एक साथ लाते हैं। तो उनकी हर फिल्म देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार और बड़ी किसी ग्रैंड दिन, होती हाँ, है उनकी। ग्रैंड भी होती है, एकदम पर्सनलाइज्ड भी होती है। तो वो मुझे हमेशा से लगता है कि ये स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्में, मैं प्रेरित भी होता हूँ और मैं जेलस भी होता हूँ कि यार मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा सिनेमा आपसे देखने को मिले। सो राइटिंग एंड डायरेक्शन आपके दिल के ज़्यादा करीब क्या है? ये बहुत टफ सवाल है। There are days where I hate both equally. And there are days where I love both equally. So, but चूंकि राइटिंग से ही सब शुरू हुआ है, तो मैं कहूँगा राइटिंग का वो पलड़ा थोड़ा भारी है। राइटर गोपी हैज़ ओपन्ड ऑल द डोर्स फॉर डायरेक्टर गोपी, सो इट इज़ दैट। कोई अंडररेटेड राइटर और कोई अंडररेटेड डायरेक्टर जो आपको लगता है कमाल का काम करते हैं बट अभी उतना क्रेडिट उन्हें मिल नहीं पाया? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभिषेक चौबे जो एक बहुत बेहतरीन राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना लोगों से मिला नहीं है। उनकी हर फिल्म हो, उनकी हर पेशकश हो, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस होता है, और स्ट्रॉन्ग वॉइस ही वो मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में हो। वैसे बहुत कम होते हैं स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, और जब स्ट्रॉन्ग वॉइस आता है और अगर वो रिकग्निशन उतना ना मिले तो एज आर्टिस्ट यू फील कि यार, तो अभिषेक चौबे एक है जो जिसका नाम ज़हन में आता है। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट या बड़ा टफ सीन जो आपने शूट किया हो, आपको लगा हो कि यार ये बड़ा मुश्किल था और मैंने अच्छा इसको बना दिया, सीन अच्छे से शूट हुआ? जब भी आप शूट करते हो तो ऑलमोस्ट एवरी अदर सीन सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट कि अभी इसको कैसे शूट करेंगे। बट जैसे मंडाला का ही जो लास्ट एपिसोड का क्लाइमैक्स है, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स थे और उसका स्टेजिंग रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेविटी कि आप कम से कम शॉट्स में बताओ इसे, बट एट द सेम टाइम एक सर्टेन ग्रैंडनेस एंड एक्शन भी था, इमोशन भी था। तो मेरे हिसाब से वो अब तक का सबसे मुश्किल। So on this note, thank you so much. It was pleasure talking to you. And जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनको ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ मास्टर क्लास ऑन राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों प्रोफेशंस में से कुछ भी अपीलिंग लगता है तो गोपी भाई से जो बात हुई हमारी कि किस तरह से अगर आपको राइटर बनना है तो क्या आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, और इसी तरह अगर आप फिल्म डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो क्या स्किल्स के साथ, क्या तैयारी के साथ आपको आना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, किस तरह का आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट गोपी भाई मैंशनड वाज कि सॉफ्ट स्किल्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे एआई का ज़माना आ जाए, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। सो उस पे वर्क करने की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर Thank you, sir. हैविंग अस हियर It एंड was a फॉर ऑल pleasure, योर Atul टाइम। bhai.